Assalamu alaikum students. Hope so all of you are doing very well and all of you are fine. ये तो मेरा थोड़ा सा तकलीफ कलाम होता है आप लोगों के साथ डिस्कस करने का। खैर अब हम आगे डिस्कस करते हैं थायराइड ग्लैंड को। देखिए थायराइड ग्लैंड जो होता है ये बटरफ्लाई शेप का होता है, ठीक है, और ये कहाँ होता है, ट्रेकिया के ऊपर होता है। अब एक चीज़ जो मैं चाहूँगी कि आप लोग ठीक है मैट्रिक के लेवल पर हैं लेकिन इसको समझेंगे। थायराइड ग्लैंड जो होता है ये 3 किस्म के हार्मोन रिलीज़ करता है। कौन कौन से? नंबर 1 T3, नंबर 4 T4, नंबर 3 कैल्सीटोनिन, ठीक है। T4 का एक और नाम होता है और वो नाम होता है थायरॉक्सिन। क्या होता है? थायरॉक्सिन। और ये जो T3 है ना इसका एक और नाम होता है, वो होता है ट्राई आयोडो थायरोनाइन, ठीक है, ये होता है। लेकिन अब आप यहाँ देखें आपकी बुक में आपको कौन सा बताया गया? आपके बुक में सिर्फ 2 हार्मोन्स का डिस्कस किया गया है, एक थायरॉक्सिन एक कैल्सीटोनिन। तो थायरॉक्सिन को हम थायरॉक्सिन के अलावा और क्या कहते हैं, ये बात याद रखेंगे बच्चे, T4 कहते हैं, ठीक है। ये सेकंड ईयर में आओगे डिटेल में पढ़ोगे। थायरॉक्सिन जो होता है ना इसका जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो होता है आयोडीन, ठीक है। ये आयोडीन की बात की जाती है कि थायरॉक्सिन के अंदर क्या होता है, आयोडीन का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, ठीक है। अच्छा भाई ये क्या काम करता है? ये आपकी जो सेल होते हैं ना, बॉडी सेल्स, उनके ऊपर वो इसका टारगेट होते हैं। ये क्या करता है, उनकी जो मेटाबॉलिक रेट होता है ना उसको इंक्रीज़ करता है। जो बॉडी का नॉर्मल प्रोसेस होता है ना ग्रोथ का और मैचुरेशन का हमारा, ठीक है, हमारी ग्रोथ का और हमारे मैचुरेशन का, जो हम मैच्योर होते हैं, ठीक है, उसको ये जो थायरॉक्सिन है ना वो रेगुलेट करता है। अगर रेगुलेट का मतलब होता है ये इसके अंडर वर्क हो रहा होता है। यहाँ पर देखिए रेगुलेट द रेट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ सेल, यानी कि सेल की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं कि वो कितनी देर में किस चीज़ को कैसे डाइजेस्ट करेंगी, कितनी चीज़ को किस टाइम में कितना तोड़ेंगी, क्या करेंगे। मेटाबॉलिक बेसिकली कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं, एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक। तो उन 2 को कौन हमारे यहाँ पे कर रहेगा, ये इन 2 को रेगुलेट कर रहा है आपका थायरॉक्सिन, ठीक है। अच्छा इसके अलावा ये हमारी जो फिज़िकल ग्रोथ होती है, मतलब हाइट का बड़ा होना, ठीक है, उसको रेगुलेट करता है। इसके अलावा हमारे जो चिल्ड्रंस होते हैं ना, चिल्ड्रंस की मेंटल डेवलपमेंट, ठीक है, उसको भी ये क्या कहते हैं, रेगुलेट करता है। अगर आपको इसकी डेफिशिएंसी हो जाए फिज़िकली भी, ठीक है, अगर आपको इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो आप फिज़िकल या मेंटली दोनों तौर पे रिटार्डेड हो जाते हैं, यानी रिटार्डेशन आ जाती है कि आपके अंदर आप दोनों तौर पे डिस्टर्ब हो जाते हैं, आप एबनॉर्मल कहलाते हैं। अगर आयोडीन जो बंदा अपनी डाइट में ले रहा है और उसको कम ले रहा है तो थायराइड जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और जब आपका थायराइड जैसे बटरफ्लाई शेप्ड है ना, ये एक जगह से बहुत ज़्यादा सूज जाएगी, सुनना भी, जब ये सूज जाएगी ना तो हम इस एबनॉर्मल कंडीशन को कहते हैं ग्वाइटर, ठीक है। अब ज़रा यहाँ पे देखो, ये है ग्वाइटर का पेशेंट, ये देखो नज़ारा किस तरह से सूज गई है, ठीक है। नॉर्मल कैसा होता है और कैसे ये सूज गया, इसके अंदर मैं आपको और दिखाऊंगी। ये देखें, ये ग्वाइटर के जो पेशेंट्स होते हैं उनका होता है, उनका थायराइड जो होता है वो ऐसे, ये देखो थायराइड इस तरह से सूज जाता है, देख रहे हैं, ये देखो ये थायराइड का है। और थायराइड ग्लैंड आपका ऐसा होता है, बटरफ्लाई शेप का होता है, देखा, ये देखो, ये बहुत सारी उसकी पिक्चर्स हैं। पिक्चर्स देखकर पढ़ने में बहुत मज़ा आता है और उससे समझ भी बड़ा अच्छा आता है। अच्छा कैल्सीटोनिन कब रिलीज़ होता है? कैल्सीटोनिन जब रिलीज़ होता है जब आपका जो क्या कहते हैं बॉडी जो है उसके अंदर क्या हो, कैल्शियम का लेवल हाई हो जाए। देखो कैल्शियम का लेवल क्या हो रहा है, हाई हो रहा है, तो क्या रिलीज़ हो रहा है, कैल्सीटोनिन, ठीक है। अच्छा एक और कंडीशन आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड रुकिएगा। जब अभी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे ना पैनक्रियाज में, तो इसमें एक ऐसी कंडीशन आएगी जब बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है ना, तब हम लोग इसको पढ़ेंगे। खैर चलो उसी में डिस्कस करती हूँ मैं। अभी कैल्शियम का लेवल हाई हो जाए बहुत ज़्यादा ब्लड के अंदर तो उसको लो किया जाता है। उसको लो करने के लिए कैल्सीटोनिन जो है ये रिलीज़ होता है और ये क्या करता है, उस कैल्शियम को आपके ब्लड में से लेकर आपकी हड्डियों में एब्जॉर्ब करवाता है। ये काम है कैल्सीटोनिन का, ठीक है, याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा। अब मैं ज़रा थोड़ा सा आती हूँ सेकेंड ईयर की तरफ यहाँ से, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप लोग भी थोड़ा सा सुन लें सेकेंड ईयर का। थायराइड जो होता है ह्यूमन थायराइड ग्लैंड, ये लोकेट कहाँ पे होता है, बेस पर, नेक की जो बेस होती है ना उस पर लोकेट होता है, कहाँ पे, ट्रेकिया के सामने। ये बायलोब्ड होता है। आप बायलोब्ड कैसे होता है, इसके देखो इस किस्म का इसका स्ट्रक्चर होता है, ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, तो ये क्या हो गया, बायलोब हो गया, ठीक है। दूसरा बटरफ्लाई लाइक होता है,
तीसरा ये क्या सिक्रीट करता है, थायरॉक्सिन, जिसका नाम एक और होता है टेट्रा आयोडोथायरोनाइन और T4 भी कहते हैं। टेट्रा का मतलब है 4, आयोडो आयोडीन और थायरोनाइन हार्मोन के लिए यूज़ होता है। ऐसे ही T3 को हम लोग कहते हैं ट्राई आयोडोथायरोनाइन और कैल्सिटोनिन हार्मोन। T3 और T4 दोनों का इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। चिल्ड्रन के अंदर ये किस लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, नॉर्मल फिजिकल ग्रोथ या मेंटल डेवलपमेंट के लिए। सेम वही बात आ गई हैगी। चेंज कहाँ पे आया, थोड़ा सा यहाँ पे आया कि आप लोगों के हार्मोन्स ज़्यादा 3 हार्मोन्स आपको डिस्कस करवाए जा रहे हैं, क्योंकि T3 T4 दोनों का काम सेम ही है। अच्छा भाई, अब थोड़ा सा डिजीज़ के बारे में आगे आ जाइए। Too much or too little of these hormonal levels in the blood can result in serious metabolic disorder. For instance, in case of low levels of these hormones in the blood, देखो ये ज़्यादा हो या कम हो, हमारी बॉडी पर ना इसका बहुत ज़्यादा अफेक्ट पड़ता हैगा। अगर ये ज़्यादा हो रहे हैं तो भी हमारी बॉडी पे अफेक्ट पड़ेगा, अगर ये कम हो रहे हैं तो भी हमारी बॉडी पे अफेक्ट पड़ेगा, तो भी हमारी बॉडी पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर ये हार्मोन्स कम हो गए, T3 T4 कम हो गया, तो हमें हो जाएगा हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म जो होता हैगा इसकी वजह से हो जाता हैगा मैक्सिडीमा। अपने पास लिखो हाइपोथायरॉयडिज्म, इससे क्या हो रहेगा, इससे हो रहा है मैक्सिडीमा, ठीक है, मैक्सिडीमा ऐसे करके लिख लो अपने पास। ये किन में होता है, ये एल्डर्स में होता हैगा, रिमेंबर इट। किस में होता है, एल्डर्स में होता है। क्या होगा, वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा, स्लगश होना शुरू हो जाएंगे, स्किन जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाएगी, हेयर जो है वो लूज होना शुरू हो जाएंगे, ठंड को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, इनटॉलरेंट टू कोल्ड हो जाएंगे, कंफ्यूज रहेंगे, इसके अलावा बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहेंगे। और स्लगश जो है इसका मतलब होता है बच्चे सुस्त हो जाना, ठीक है। समझ आ रही जो इस वक्त आप सब लोग हैं। खैर, मैंने आपको एक डिजीज़ बताई है हाइपोथायरॉयडिज्म, मैं इसको मार्क भी करती जाऊँ ताकि आपको ऐसे याद है। एक हमने हाइपोथायरॉयडिज्म पढ़ी। दूसरी डिजीज़ थायराइड जो होता है ना, वो बाज़ औक़ात, देखो हमने 2 चीज़ पढ़ी, अगर कैल्शियम का लेवल जो है वो कम हो जाए तो एक तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है जिसकी वजह से मैक्सिडीमा हो जाता है। एक अगर थायराइड का जो लेवल जब आयोडीन का लेवल कम हो जाता है तो गोइटर हो जाता है, ठीक है। हाइपोथायरॉयडिज्म कब होता है, ये होता है अर्ली एज में, सही, जब आप एल्डर होते हैं, ठीक है, तब हो जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से एक तो मैक्सिडीमा हमने पढ़ा, और अगर ये बहुत अर्ली एज में हो, यानी जब बचपन में हो, बच्चों को हो, तब क्या होता है, तब उनको क्रिटिनिज्म होना शुरू हो जाता है, यानी उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, मेंटली रिटार्ड हो जाएंगे और उनके फेशियल फीचर्स जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी डिजीज़ है गोइटर। देखो कैल्शियम का आयोडीन का लेवल लो हो रहा है, ठीक है। जब लो हो रहा है तो बड़ों में जो होता है एल्डर्स में वो होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, तो उसमें होता है उन्हें मैक्सिडीमा। अगर बच्चों में हो रहा है तो बच्चों को होगा क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म में उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, मेंटली रिटार्ड हो जाएंगे और उनके फेस के फीचर ख़राब हो जाएंगे, कोर्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 डिजीज़ हो गई। बड़ों में क्या होगा, मैक्सिडीमा, बच्चों में क्रिटिनिज्म, और इसके अलावा एक और चीज़ होती है गोइटर। गोइटर क्या होता है, वो लार्ज हो जाता है, ठीक है। अब समझ आ गया, इजी हो गया। अच्छा भाई, अगर हाई लेवल हो गया ब्लड में इन हार्मोन्स का तो क्या होगा, तो हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है, जिसकी वजह से आइज़ जो होती है ना प्रोट्रूजन हो जाता है उनका, यानी कि आइज़ जो है वो बाहर को आ जाती हैं। जबकि ये जो जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म होता है ना, इनकी आँखें ना चुंधिया जाती हैं। चुंधिया जाना मतलब बहुत छोटी छोटी हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, प्रोट्रूजन ऑफ आईबॉल, यानी आईबॉल बाहर को निकल आ जाती है, जिसको ज़ैप्टोथैलेमा भी कहते हैं, ठीक है। हार्ट बीट बढ़ जाती है, हीट बर्दाश्त नहीं होती, हाई ब्लड प्रेशर होता हैगा, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, वेट लॉस होना शुरू हो जाता है। और इसके अलावा देखो, अगर ब्लड के अंदर कैल्सिटोनिन ज़्यादा हो तो क्या होगा, उसको कम कर दिया जाएगा। लेकिन आपकी इसके अंदर 4-5 डिजीज़ ज़्यादा थी जो इन लोगों की नहीं थी, मैट्रिक वालों की। लेकिन डिजीज़ के बारे में मैं ये कहती हूँ, समझ लो, सुन लो। कभी ऐसा हो कि फैमिली में आए कि भाई इसको गोइटर है, यार गोइटर क्या होता है, हाँ हमने पढ़ा था आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, वो वाले जो T4 वाले हार्मोन्स थे वो कम हो जाते हैं तो होता है। यार ये जो बच्चा है इसको क्रिटिनिज्म हो गया, हाँ हमने पढ़ा था T4 और T3 कम होते हैं ना तो होता है ये बच्चों में, जिनकी वजह से उनके फेस जो होता है वो ख़राब सा हो जाता है। ये देखो ऐसा हो जाता है फेस, देख रहे हैं, ये देखें ऐसा हो जाता है फेस, ये देखें, ये वो हैं जो आईबॉल बाहर को आ जाती है, जिसको मैंने आपको बताया था
ज़ैपोथैलेमस भी कहते हैं या एक्सोथैलेमस भी कहते हैं। चॉइस होती है, कुछ लोग इसको एक्सोथैलेमस कहते हैं, थैलेमोस, ठीक है। अच्छा भाई, ये तो इन डिजीज़ को मेरा ख्याल है अब आप लोगों ने गौर से देख लिया। अब यहाँ पे जिसका जो क्वेश्चन हो वो मुझसे पूछ लेना। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले मैं ज़रा देख लूँ इसके अंदर पेनक्रियाज है। हाँ बिल्कुल है, मैंने इसकी स्लाइड्स भी लाजमी रखी होंगी, रखी हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो हम डिस्कस करेंगे इट्स ऑल अबाउट पेनक्रियाज, ठीक है। पेनक्रियाज जो होता है इसका साइज़ कितना इंची लॉन्ग होता है, ये 6 इंचेस लॉन्ग होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है और कहाँ पे मौजूद होता है, आपकी एब्डोमिनल कैविटी में होता है। किसके दरमियान, स्टमक और छोटी जो आंतें होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन होती हैं, उनके दरमियान मौजूद होता है, ठीक है। अच्छा, एक एमसीक्यूज आता है, ऐसा कौन सा ग्लैंड होता है जिसका फंक्शन बोथ एंडोक्राइन भी होता है और एक्सोक्राइन भी होता है नेचर में, तो वो होता है पेनक्रियाज। ये एक्सोक्राइन के तौर पे भी काम करता है, एंडोक्राइन के तौर पे भी। कैसे होता ये है कि आपको ना एक डक्ट ये नज़र आ रहा है ना, ये है पेनक्रियाज, ठीक है। इस पेनक्रियाज में कुछ ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है, ये जो ग्रीन कलर का है ना इसको हम कहते हैं बाइल डक्ट, ठीक है। ये बाइल डक्ट खुलती है इसके अंदर ड्यूडेनियम में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना इसकी ड्यूडेनियम में खुलती है और इसके अंदर से जितना भी जो बन रहा होता है ना बाइल जूस, वो इसके अंदर डाल देती है। अब ये बताओ ये काम कैसे हो रहा है, ये डक्ट के ज़रिए हो रहा है ना, डक्ट वाला काम हो रहा है। तो मैंने बताया था डक्ट वाला कौन सा काम होता है, एक्सोक्राइन, याद रहेगी ये बात, ठीक है। और एंडोक्राइन कैसे होता है, इसके ऊपर ना कुछ पैचेस होते हैं। ये पैचेस ना ऐसे होते हैं, पैचेस मतलब ऐसे धब्बे से होते हैं जिसको हम कहते हैं पेनक्रियाटिक आइलेट। ये इस तरह के होते हैं, देख रहे हो, इसके अंदर मौजूद होते हैं अल्फा सेल्स और बीटा सेल्स, ठीक है। ये जो होते हैं ना पैचेस, ये पैचेस काम करते हैं एंडोक्राइन के तौर पर। ये जो पैचेस होते हैं ना ये डायरेक्ट ब्लड में रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, हार्मोन्स को होता क्या है, एंडोक्राइन पार्ट जो होता है कंसिस्ट होता है किस पर, पैचेस पर। ये बात हमने पढ़, अच्छा मैंने आपको बताया एंडोक्राइन पार्ट्स जो होता है ये इन पैचेस पर कंसिस्ट होता है। ये जो पैचेस होते हैं सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं आइल्स ऑफ लैंगरेंस, ठीक है। ये हम इसको कहते हैं, इसका नाम है, याद रखना, पूछा जा सकता है आइल्स ऑफ लैंगरेंस किसको कहते हैं, तो याद रखना ये एंडोक्राइन पार्ट होता है, पैचेस होते हैं जो किस पे होते हैं, पेनक्रियाज पे होते हैं, ठीक है। ये एमसीक्यूज बहुत आता है, ठीक है। ये किस में इन्वॉल्व होता है, ये रेगुलेट करता है ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म को। हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का कम लेवल ज़्यादा लेवल इस सबको करता है। अगर ग्लूकोज हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा है तो ये क्या रिलीज़ करेगा, इंसुलिन रिलीज़ करेगा, जो क्या करेगा, जो आपकी ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को लो करेगा। और अगर ग्लूकोज का लेवल लो है तो ये क्या रिलीज़ करेगा, ये ग्लूकागोन रिलीज़ करेगा, जो आपके जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है उसको ज़्यादा करेगा। अगर इंसुलिन रिलीज़ हो रहा है ना तो क्या होगा कि ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा, ठीक है, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाएगा किस में, ग्लाइकोजन में। देखो ऐसे याद रखो, ग्लूकोज है, इसको कन्वर्ट कर दो आप ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन, ठीक है। ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर रहे हो किस हार्मोन को यूज़, किस सेल को यूज़ करते हुए इसको कन्वर्ट कर रहे हो, इंसुलिन। क्या यूज़ कर रहे हो, इंसुलिन, ठीक है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में इंसुलिन को यूज़ करते हुए हम लोग कन्वर्ट करते हैं। अब हम इस ग्लाइकोजन को फिर अपना जो लिवर होता है ना उसमें जाकर लगा देते हैं। अब अगर हमारे अंदर ग्लूकोज की कमी हो गई तो क्या करेंगे, तो हमने ये जो ग्लाइकोजन बनाया था ना, हम इस ग्लाइकोजन को तोड़ के दोबारा से क्या प्रोड्यूस करेंगे, ग्लूकोज। और अब कौन सा वाला सेल आके काम करेगा, अब जो सेल आएगा उसका नाम होगा ग्लूकागोन, ठीक है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया इंसुलिन ने, ग्लाइकोजन को दोबारा से ग्लूकोज में कन्वर्ट किया ग्लूकागोन ने। याद रखोगे, भूलोगे तो नहीं। ग्लूकोज जाहिर है ज़्यादा होगा तभी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा, जाहिर है ग्लूकोज कम होगा तो तभी ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। इज़ दैट क्लियर टू ऑल, वेरी गुड। अच्छा भाई,
अगर बात करते हैं आप, द रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज थ्रू इंसुलिन एंड ग्लाइकोजन इज अ टाइप ऑफ नेगेटिव फीडबैक। देखो होता क्या है, ये जो हो रहा है ना काम, ये है नेगेटिव फीडबैक। कैसे? ग्लूकोज ज़्यादा हुआ बॉडी के अंदर, इंसुलिन क्या करेगा, उस ग्लूकोज को कम करवा देगा। अपोजिट काम हो गया, ग्लूकोज कम हुआ, क्या करेगा, ग्लाइकोजन ज़्यादा करवा देगा। दोनों काम कैसे हो रहे हैं, नेगेटिव फीडबैक हो रहे हैं। ठीक है, इसको याद रखना है, एमसीक्यूज में आ सकता है कि इंसुलिन और ग्लाइकोजन कौन सा काम करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। बोलो भाई, नेगेटिव फीडबैक काम करते हैं। ठीक है, अच्छा भाई, अब आ जाए डायबिटीज़ मेलिटस। ये एक किस्म का डिसऑर्डर होता है, एक किस्म की डिजीज़ होती है। ठीक है, ये डिसऑर्डर ऐसा होता है जिसके अंदर पेनक्रियास जो होता है ना, वो क्या करता है, वो इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं करता। आपने सुना है कि अक्सर इंसुलिन के इंजेक्शन्स लगाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि जो पेनक्रियास है ना बच्चे, वो इंसुलिन को रिलीज़ करना कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम लोग हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। एक डिजीज़ है जिसका अंदर ब्लड ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है। अब जो ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा होगा ना, तो एक्सेस अमाउंट का ग्लूकोज है वो यूरिन के ज़रिए निकाल दिया जाएगा, और उसकी वजह से क्या होता है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है ना, उन लोगों को यूरिन बहुत ज़्यादा आता है मैनी टाइम्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि उनका जो ग्लूकोज होता है वो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज़ होता है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है, तो उन्हें यूरिन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो होता है उसको प्यास बहुत लगती है, उसको भूख बहुत लगती है। ठीक है, और वो कमज़ोर भी होना शुरू हो जाता है। ज़ाहिर है जब ग्लूकोज लगेगा ही नहीं, जो ग्लूकोज आ रहा है वो जाए जा रहा है, बॉडी से जाए जा रहा है, चाहे वो खाना खाता रहे, कुछ भी करता रहे, वो लग ही नहीं रहा है। हम जो खाना खाते हैं ना, उससे हमें मिलता है ग्लूकोज से। जब ग्लूकोज ही नहीं लगेगा तो हमें प्यास भी लगेगी, भूख भी लगेगी, और हम चाहे फिर उस प्यास और भूख को मिटाने के लिए कितना भी खाते जाएं, ग्लूकोज तो लगेगा ही नहीं, यूरिन के ज़रिए निकलता जाएगा, और हम कमज़ोरी की तरफ बढ़ते जाएंगे। इन द एब्सेंस ऑफ यूजिंग और स्टोरिंग ग्लूकोज बाय द सेल्स, अगर ऐसा होता है तो पेशेंट का वेट लूज़ होना शुरू हो जाता है और वो बहुत जल्दी थकना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ तरीके बताए हुए हैं डायबिटीज़ मेलिटस को मैनेज करने के। नंबर 1, बैलेंस डाइट अच्छी लें, एक्सरसाइज अच्छी लें, मेडिकेशन लें, ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करवाएं, ब्लड का ग्लूकोज को मॉनिटर करवाएं। अच्छा भाई, डाइटरी मैनेजमेंट कैसे होती है? चलो भाई, अब अगर आपको कहीं भी किसी को लिख के बताना आएगा तो आप उसको बता सकते हैं। डाइटरी मैनेजमेंट क्या होती है कि एप्रोप्रिएट फिजिकल एक्टिविटी जो होती है ना, वो क्या करती है कि वो डाइटरी मैनेजमेंट यानी कि डाइट के मैनेजमेंट की जाए और फिजिकल एक्टिविटी को एप्रोप्रिएट अमाउंट में किया जाए। ये सब क्या करती है, डायबिटीज़ को कंट्रोल करती हैं, यानी कि ग्लूकोज का इंटेक कम कर दे, ग्लूकोज वाली मीठी चीज़ें कम खाएँ। ठीक है, बैलेंस डाइट लें आप लोग, और ऐसे फूड्स लें जो आपकी बॉडी को लगे, जैसे प्रोटीन है, जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे, एवोकाडो है, डार्क लीफी वेजिटेबल्स हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा भाई, 3 लो 1 हाई, ये है एक प्रिंसिपल। 3 लो 1 हाई, 3 लो 1 हाई, ये एक प्रिंसिपल है। क्या कहता है प्रिंसिपल? लो फैट, लो सोडियम, लो शुगर्स, यानी कि फैट, सोडियम यानी कि जो सॉल्ट है आपका, और क्या है, शुगर। इन तीनों चीज़ों को कर दो कम। हाँ भाई, क्या कर दो कम, और बढ़ा दो किसको? फाइबर को बढ़ा दो। यानी कि आप लोग क्या करें, 3 चीज़ों को कम कर दें अपनी डाइट में। क्या क्या? लो फैट, ठीक है, लो सोडियम, फैट वाली चीज़ें कम कर दें, सॉल्टिश कम कर दें, शुगर को कम कर दें, किसको बढ़ा दो? फाइबर को बढ़ा दो। इसके अलावा जो सैचुरेटेड फैट होते हैं, ट्रांस फैट होते हैं, इन सबको लेना कम कर दो, इनके इंटेक कम कर दो। और सोडियम जो है, एंड सोडियम कैन लोअर द रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिजीज़, और सोडियम को भी कम कर दोगे तो क्या होगा, जो हार्ट डिजीज़ है ना, वो नहीं हो पाएंगी इतनी ज़्यादा, हाइपरटेंशन इतनी ज़्यादा क्रिएट नहीं हो पाएगी। ठीक है, कंट्रोलिंग इनटेक ऑफ एनर्जी फॉर द पर्पस ऑफ वेट रिडक्शन और मेंटेनेंस, ऐसा काम ना करो जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी लगे, क्योंकि एक तो वेट वैसे ही कम हो रहा है, ऊपर से इतना काम कर रहे हो, तो भाई फिर तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का वर्क आ जाएगा। इसलिए ये सारी होती है डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़। ठीक है, अब इन सब चीज़ों का याद रखना है, ये तमाम चीज़ें, ये प्रिंसिपल सब कुछ याद रखना। अगर ब्लड के अंदर इंसुलिन का लेवल कम हो रहा है तो हम लोग इंसुलिन को लगाते हैं। कैसे कि उसको ड्राइव किया गया एनिमल से, एक टेक्निक के ज़रिए, अभी आप लोग पढ़ेंगे जब आप लोग बड़े हो जाएंगे।
कुछ पेशेंट्स जो होते हैं ना, जब उनके अंदर इंसुलिन लगता है ना, एनिमल इंसुलिन, तो उनको क्या होता है, उनको एलर्जी हो जाती है। ठीक है, अब इसको कैसे कम किया जाएगा? अब क्या किया जाता है, अब ह्यूमंस की इंसुलिन भी हम लोग बना लेते हैं बैक्टीरिया को अल्टर करके। पहले एनिमल्स की इंसुलिन यूज़ की जाती थी, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, बैक्टीरिया से अपनी ज़ाती अपनी इंसुलिन उसके अंदर डलवा कर और उससे अपनी इंसुलिन की कॉपी बनवा लेते हैं बहुत सारी। ये आप लोग पढ़ेंगे आपके बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में। इसके लिए कौन कौन से फ्रूट्स अच्छे होते हैं? कीवी, एवोकाडो, इसके अलावा डार्क लीफी एप्पल्स, होल ग्रेन्स, बेरीज, कावा और ये जो सिनेमन है ये। ठीक है, अच्छा भाई, अब देखते हैं ये ब्लड ग्लूकोज चार्ट है। ठीक है, जिसके अंदर ये बताया हुआ है नॉर्मली क्या होता है, जब आप फास्टिंग कर रहे होते हैं, यानी कि जब आपका रोज़ा होता है, तब आपके अंदर ब्लड का ग्लूकोज कितना होता है? तब आपके अंदर होता है 80। एक मिनट, क्या हो गया, मेरा चल क्यों नहीं रहा पेन? देखो ये है ब्लड का ग्लूकोज का चार्ट, यानी कि जब आप नॉर्मल कंडीशन में हैं अभी, तो फास्टिंग कर रहे हैं यानी रोज़ा है, तो आपका 80 से 100 तक ग्लूकोज का लेवल होना चाहिए। खाना खा लिया आपने तो 170 से 200 तक, और खाना खाने के बाद जब वो डाइजेस्ट हो गया यानी 2-3 घंटे बाद 120 से 140। इसका मतलब क्या है कि खाने के टाइम जो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा था वो कम हो गया। कम होने का मतलब क्या है? इंसुलिन काम कर रहा है। अच्छा भाई, इम्पेयर्ड ग्लूकोज है, फास्टिंग में इतना ग्लूकोज होगा। ठीक है, ईटिंग के बाद और ज़्यादा हो जाएगा और 2-3 घंटे बाद इतना हो जाएगा, यानी कि ये शुगर है। ठीक है, इतना नॉर्म यानी इतना ज़्यादा नहीं है। अब ये है मीडियम केस। ठीक है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज है। डायबिटीज़ हो गई, रोज़े के दौरान 126 प्लस, यानी कि 130 हो सकता है, 140 हो सकता है, 150 हो सकता है रोज़े के दौरान, जबकि नॉर्मल क्या है? 100 है नॉर्मल, 80 to 100। खाने के बाद देखो नॉर्मल क्या है? 200, और यहाँ पे 300 तक आ गया है खाने के बाद। अच्छा भाई, 2-3 घंटे के बाद यहाँ पर 140 है, यहाँ देखो 200 प्लस है। तो ये आप समझ आया, ये था सारा का सारा किसका? थायराइड का। सॉरी, थायराइड कह रही हूँ, इसका क्या नाम है? पेनक्रियास का। अब हम थोड़ा सा आगे आ जाते हैं किसकी तरफ? पेनक्रियास की तरफ। भाई बहुत सारे जो सेल्स होते हैं पेनक्रियास के, वो एक्सोक्राइन करते हैं, पढ़ चुके हैं। जिसका काम क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करना। अभी अभी देख के आएंगे, एक डक्ट होती है, उसके ज़रिए बाइल जूस को सिक्रीट करते हैं। इसके ऊपर कुछ पैचेस होते हैं पेनक्रियाटिक सेल के, जिसको आइल्स ऑफ लैंग्रियंस कहते हैं। इनका काम क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड के तौर पर काम करते हैं। अब फ़र्क क्या है? देखो आइल्स जो होते हैं ना, 2 किस्म के सेल्स पर कंसिस्ट होते हैं, एक अल्फ़ा एक बीटा। ठीक है, ठीक है भाई, अल्फ़ा और बीटा, इन लोगों का काम क्या है? अल्फ़ा जो है वो ग्लाइकोजन रिलीज़ करेगी, बीटा जो है वो इंसुलिन करेगी। इसको ऐसे याद रखो, अल्फ़ा ग्लूकागोन, अल्फ़ा ग्लूकागोन, बेटा इंसुलिन, बेटा इंसुलिन। ऐसे याद रखना कि दादी कहनी बेटा इंसुलिन लेकर आ जाओ। ठीक है, मेरी दादी को शुगर है ना, तो इसलिए मुझे पता है। ठीक है, तो बीटा इंसुलिन और अल्फ़ा ग्लूकागोन। ठीक है, अच्छा भाई, उसके बाद ये चीज़ आप लोगों की थोड़ी सी ज़्यादा है, उन लोगों की नहीं थी, मैट्रिक वालों की। ये दोनों हार्मोन्स क्या काम करते हैं? ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को नॉर्मल करते हैं। देखो ब्लड का ग्लूकोज लेवल जो होता है ना नॉर्मल, वो क्या होता है? वो होता है 90 mg और 100 ml, याद रखना। ठीक है, ग्लाइकोजन कब सिक्रीट होता है? जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो। तो वो क्या करता है? वो उसको ग्लूकोज को बढ़ाकर किस तक, कहाँ तक ले आता है? 90 से 100 तक ले आता है, 90 mg to 100 ml, याद रखना। ठीक है, अच्छा जी, ये क्या करता है? ग्लूकागोन जो है ना, ये ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करवाता है ग्लूकोज में। इसके अलावा अमाइनो एसिड जो है ना, उसको भी कन्वर्ट कराता है ग्लूकोज में। अब देखो, जब हम लोग ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कराते हैं किस में? ग्लूकोज में। ठीक है, तो हम लोग इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। नहीं सॉरी, मैं आपको 1 मिनट इसका बताती हूँ, 1 सेकेंड। अभी मुझे याद नहीं आ रहा कि ग्लूकागोन इनटू, नहीं सॉरी, 1 सेकेंड। ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज प्रोसेस
देखो, हाँ देखो, इसको कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। मैं सही कह रही थी, मुझे डाउट हो रहा था खुद पे। इसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम लोग ग्लूकोज बनाते हैं। किससे? ग्लाइकोजन से। जब हम लोग प्रोटीन से बनाते हैं ना ग्लूकोज, तो हम उसको कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस।